नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात के गोधरा पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जनसभा में राहुल गांधी बोले, जीएसटी गरीबों को मारने और अड़ाने के लिए रास्ता बनाने का है हथियार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज गुजरात में दूसरा दिन था। राहुल गांधी ने शुक्रवार को दाहोद से अपनी यात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी की न्याय यात्रा दाहोद से निकलकर संत रोड पहुंची, जहां भारी तादाद में समर्थकों ने उनका स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हजारों लोगों से बातचीत की। सभी ने कहा कि भारत भाईचारे का देश है, नफरत का नहीं। हम बीजेपी की तरह नफरत फैलाकर तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करते हैं। अपनी यात्रा के दौरान मैं कई राज्यों में गया। हर राज्य में मुझे युवाओं ने बताया कि रोजगार नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आज देश में सिर्फ 3 से 4 बड़े उद्योगपतियों को ही फायदा मिल रहा है। छोटे व्यापारियों को खत्म किया जा रहा है। एक छोटे व्यापारी का कहना है कि जीएसटी हमें मारने और अड़ाने के लिए रास्ता बनाने का एक हथियार बन गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली के इंद्रलोक में बवाल के बाद एक्शन। सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों को लात मारने वाला पुलिसकर्मी हुआ सस्पेंड। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के इंद्रलोक से एक वीडियो वायरल हुआ था। वहां सड़क पर जुम्मे की नमाज चल रही थी। इसी बीच एक पुलिसकर्मी अभद्रता करता दिखाई दिया। पुलिसकर्मी नमाज पढ़ रहे युवकों को लात मारता हुआ दिखाई दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी की इस हरकत के बाद मौके पर मौजूद कुछ लोग भड़क गए और हंगामा शुरू हो गया। कुछ लोग वीडियो बनाते रहे। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिसकर्मी को घेर लिया। इस मामले पर डीसीपी नॉर्थ मनोज मीणा का कहना है कि गंभीरता से जांच की जा रही है। आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। लोगों से अपील है कि शांति बनाए रखें। आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कुछ और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तालिबान बोला, भारत से रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। काबुल में भारतीय डेलीगेशन के साथ बैठक में कहा, उन्होंने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की। जी हां दोस्तों, भारत के एक डेलीगेशन ने गुरुवार को काबुल में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्ताकी से मुलाकात की। तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्की ने कहा कि बैठक में दोनों देशों के रिश्तों और आर्थिक संबंधों पर बातचीत हुई। इस दौरान अफगानिस्तान ने भारत को मानवीय मदद पहुंचाते रहने के लिए धन्यवाद कहा। तालिबान के विदेश मंत्री मुक्ताकी ने कहा कि हम भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। इस दौरान विदेश मंत्री ने भारत के अफगान व्यापारियों, छात्रों और मरीजों के लिए वीजा लेने की प्रक्रिया आसान करने की अपील की है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बैठक को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। असम जेल में अमृतपाल सिंह की सेल में मिले गैजेट्स। जेलर के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्यवाही। जी हां दोस्तों, डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के अधीक्षक को पिछले महीने जेल में हुई एक बड़ी सेध के मामले में गुरुवार की रात गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में अलगाववादी समूह वारिस पंजाब से जुड़े कैदियों के कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए गए थे। अलगाववादी अमृतपाल सिंह और उनके 9 सहयोगी पिछले साल से इसी जेल में बंद है। यह अलगाववादी जेल के जिस सेल में बंद है, वहां से पिछले माह एक जासूसी कैमरा, एक स्मार्टफोन, एक कीपैड फोन, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ हेडफोन और स्पीकर, एक स्मार्ट वॉच और कई अन्य चीजें बरामद की गई थी। जैन मैनुअल का उल्लंघन करने के आरोप में जेल अधीक्षक निपेन दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिब्रूगढ़ के पुलिस अधीक्षक वीवी राकेश रेड्डी ने कहा कि उन पर कड़े आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए और असम जेल अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस ने 39 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की। केरल से सबसे ज्यादा 16 नाम। राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट 8 मार्च को जारी कर दी है। शुक्रवार शाम 7:15 बजे 39 कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया। इस लिस्ट के मुताबिक राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। वे अभी भी वहीं से सांसद है। राहुल के अलावा भूपेश बघेल और शशि थरूर के नाम भी लिस्ट में है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 15 कैंडिडेट्स सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी, 24 उम्मीदवार SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं। 12 उम्मीदवारों की उम्र 50 साल से कम है। भाजपा ने 2 मार्च को 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की थी। भाजपा की सूची के 5 दिन बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट आई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गडकरी को उद्धव का ऑफर, MVA से इलेक्शन लड़िए, दिल्ली के सामने मत झुकिए। फडणवीस बोले, मानो गली के नेता अमेरिकी राष्ट्रपति बना रहे हैं। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को महाविकास आघाड़ी MVA से इलेक्शन लड़ने का ऑफर दिया है। उद्धव ने कहा है कि दिल्ली के सामने मत झुकिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पहली लिस्ट में कृपा शंकर सिंह जैसे लोगों का नाम है, लेकिन महाराष्ट्र में जिसने बीजेपी पार्टी को मजबूत किया यानी कि गडकरी, उनका नाम तक नहीं है। उद्धव ने यह बातें महाराष्ट्र के तुलजापुर में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान कही। इस ऑफर के जवाब में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव की पार्टी का खुद बैंड बजा पड़ा है। उनका यह ऑफर बेहद ही हास्यास्पद है। यह ऑफर ऐसा है जैसे गली के व्यक्ति ने अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष बनाने का ऑफर दिया हो।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली। सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए घटाए, दिल्ली में 803 का मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी बोले करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ कम किया। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू गैस सिलेंडर जो कि 14.2 किलोग्राम का होता है उसके दाम 100 रुपए कम कर दिए हैं। इस कटौती के बाद अब दिल्ली में इसकी कीमत 903 रुपए से घटकर 803 रुपए हो गई है, जबकि भोपाल में 808 और जयपुर में 806 के साथ ही पटना में 901 रुपए हो गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुधा मूर्ति अब राज्यसभा सांसद, मोदी ने लिखा उनकी मौजूदगी नारी शक्ति का प्रमाण। उनके 10,000 रुपए से इंफोसिस की शुरुआत हुई थी। जी हां दोस्तों, मशहूर लेखिका और समाज सेविका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। सुधा मूर्ति मशहूर बिजनेसमैन और इंफोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक उनके दामाद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। पीएम ने अपने पोस्ट में लिखा कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। राज्यसभा में उनकी मौजूदगी नारी शक्ति का शक्तिशाली प्रमाण है। सामाजिक कार्य, परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान प्रेरणादायक रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संदेश खाली में शाहजहां शेख के घर फोरेंसिक टीम पहुंची। सीबीआई ने घर ऑफिस की तलाशी ली। वो ईडी अफसर भी पहुंचे जिन पर हमला हुआ था। जी हां दोस्तों, टीएमसी से निष्कासित नेता शाहजहां शेख को हिरासत में लेने के बाद सीबीआई और फोरेंसिक टीम ने शुक्रवार को उनके घर और दफ्तर की तलाशी ली। मामला 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हुए जानलेवा हमले से जुड़ा है। जांच एजेंसी तब राशन घोटाले में शेख के घर छापेमारी के लिए गई थी। टीम के सदस्य पहले हमले से जुड़े सबूत इकट्ठा करने के लिए सरबेरिया के अंगूचीपारा इलाके में शाहजहां के घर के पास से इलाके में गए। बाद में उसके ऑफिस में छानबीन की। 14 सदस्यों वाली टीम में 6 सीबीआई के, 6 फोरेंसिक एक्सपर्ट और 2 ईडी के अधिकारी शामिल हैं। ये ईडी के वही अधिकारी हैं जो 5 जनवरी के हमले में घायल हुए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। चीन बोला एलएसी पर ज्यादा भारतीय सैनिकों से तनाव बढ़ेगा। हम बॉर्डर पर स्थिरता चाहते हैं लेकिन भारत जो कर रहा उससे शांति नहीं होगी। जी हां दोस्तों, चीन ने कहा है कि एलएसी पर ज्यादा भारतीय सैनिकों की तैनाती दोनों देशों के लिए तनाव को कम करने के लिए सही नहीं है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि हम भारत के साथ मिलकर सीमा और उसके आसपास के क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के लिए काम करने को तैयार हैं। माओ निंग ने कहा कि एलएसी को लेकर भारत के कदम शांति स्थापित करने के पक्ष में नहीं है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अपनी पश्चिमी सीमा के करीब 10,000 सैनिकों को हटाकर उन्हें एलएसी के पास तैनात कर दिया है। हालांकि अब तक भारतीय सेना या सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस को लगा झटका, बैंक अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन पर रोक लगाने की याचिका आईटी ट्रिब्यूनल में हुई खारिज। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। आयकर अपीलीय न्यायालय यानी कि इनकम टैक्स अपीलिएंट ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स के खिलाफ विभाग की कार्रवाई को रोकने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर पार्टी के बैंक अकाउंट से 65 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगाया। पार्टी पर 115 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया था। कांग्रेस ने कहा कि टैक्स रिटर्न का मामला इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल में लंबित है। आईटी डिपार्टमेंट ने गैर लोकतांत्रिक तरीके से मंगलवार को पैसे निकाले हैं।